गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, हमारी चर्चा चल रही थी हिंदी साहित्य के आधुनिक काल और हिंदी साहित्य के आधुनिक काल पर प्रयोगवादी काव्य, नई कविता। प्रयोगवादी काव्य धारा क्या होती है, नई कविता क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि प्रयोगवादी काव्य धारा का जो प्रारंभिक स्वरूप है, जिसमें नए जो प्रयोग किए गए थे, उसका विकसित रूप ही नई कविता है। और उसकी कुछ प्रवृत्तियाँ थी जिन पर हम चर्चा कर चुके थे, जिसमें पहली थी कि प्रयोगवादी काव्य नई कविता के जो कवि है उन्होंने कविता में नवीनता का प्रयोग किया। वो हर क्षेत्र में नवीनता लाना चाहते थे। तो पहली जो इनकी जो विशेषता थी वो थी नवीनता। तो नवीनता पे हमारी चर्चा हो चुकी थी। उसके बाद दूसरी जो विशेषता थी वो थी बौद्धिकता। मैंने बताया आपको कि मानव शरीर के दो प्रमुख पक्ष होते हैं, एक हृदय पक्ष होता है, एक बुद्धि पक्ष, जिसको मस्तिष्क कह सकते हैं। अगर समझे तो प्रयोगवादी या नई कविता के जो कवि हैं उन्होंने हमारे हृदय पक्ष को या भावुकता को हटा करके और काव्य में हमारे मस्तिष्क की जो प्रमुख चीज है बौद्धिकता, उसको स्थापित किया। इन्होंने बुद्धि पर बल दिया। हर चीज को तथ्यात्मक दृष्टिकोण से इन्होंने देखा। तीसरी जो प्रमुख विशेषता थी वो थी प्रयोगवादी काव्य धारा व नई कविता के कवियों की, वो थी अतिशय व्यक्तिगता। मैंने आपको बताया कि भारतीय हिंदू युगीन कवि एवं छायावादी युगीन कवियों ने भी अपनी कविता में व्यक्तिगता का प्रयोग किया है। और वैसे तो आप जानते हो, व्यक्तिवादिता एक इस तरह की प्रवृत्ति है, कोई भी साहित्यकार हो वो अपने व्यक्तिगत जीवन से असंपर्क रहकर काव्य नहीं लिख सकता। कुछ न कुछ तो उसमें व्यक्तित्व का समावेश होता ही है। लेकिन प्रयोगवादी काव्य धारा के जो कवि है उन्होंने तो अपनी कविता में अतिशय व्यक्तिगता, अर्थात इतना अधिक व्यक्तिगता का इतना अधिक वर्णन किया कि इनकी जो कविता है वो व्यक्तिवादी नहीं बल्कि आत्मविज्ञापन सा दिखाई देने लग गई। अगली जो विशेषता थी प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि और नई कविता के कवियों की, वो थी क्षणवादी जीवन दर्शन। कि ये क्षणिकता पर महत्व देते थे। जिस क्षण को भोग रहे हैं उस क्षण को ये सुखपूर्वक उसकी चरम सीमा तक भोगना चाहते थे। ये न भविष्य की चिंता करते थे, न अतीत की बातों को सोचते थे। तो क्षणवादी जीवन दर्शन पर भी इन्होंने महत्व दिया। इसके बाद हम प्रयोगवादी काव्य धारा और नई कविता के कवियों की जो अगली जो विशेषता है या उनकी काव्य धारा की जो अगली प्रवृत्ति है वो है लघुता के प्रति सम्मान। अगली लघुता के प्रति सम्मान। अब देखिए, इसको या तो लघुता के प्रति सम्मान बोल दो या लघु मानव की प्रतिष्ठा बोल दो। प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि और नई कविता के जो कवि हैं उन्होंने समाज में जो सबसे हीन, क्षुद्र, निम्न व्यक्ति को गरिमा प्रदान की है, उसको सम्मान दिया है। इन्होंने समाज में सबसे जो लघु मानव है, लघुता का मतलब होता है जो सब तरह से अभावग्रस्त है, सब तरह से जो दीनहीन, दुखी है, और फिर भी जो समाज में निरंतर अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, अर्थात सब तरह के संघर्षों का सामना करते हुए, सब तरह के अभावों से ग्रस्त रहते हुए भी जो समाज में अपना अस्तित्व बनाए हुए हैं, उस व्यक्ति को इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से सबसे ज्यादा सम्मान दिया। कविता में उसी को महत्व दिया है। एक जगह एक कवि ने लिखा भी है, लघु मानव की इस तरह से काव्य में प्रतिष्ठा स्थापित करते हुए, लघु मानव को सम्मान देते हुए उन्होंने कहा है कि मैं रथ का टूटा पहिया हूँ। देखिए, लघु मानव के माध्यम से कहा है उन्होंने कि मैं रथ का टूटा पहिया हूँ। रथ क्या है? रथ का है समाज को। क्योंकि इन कवियों की कविता में मैंने आपको बताया इन्होंने नए प्रयोग किए हैं, तो इन्होंने नया प्रयोग किया है, नए प्रतीक दिए हैं। समाज को रथ का प्रतीक देते हुए कहा है उन्होंने कि मैं रथ का टूटा पहिया हूँ, लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहास की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर, देखिए क्या कहा है उन्होंने, कहा है मैं रथ का टूटा पहिया हूं लेकिन मुझे फेंको मत। इतिहास की सामूहिक गति सहसा झूठी पड़ जाने पर क्या जाने सच्चाई टूटे हुए पहियों का आश्रय ले। देखिए क्या कहा उन्होंने, कहा है कि रथ समाज को संबोधित करते हुए कहा है कि समाज के व्यक्तियों, मैं सबसे अभावग्रस्त, दीनहीन, दुखी व्यक्ति हूं, लेकिन मेरा तिरस्कार मत करो, मेरा तिरस्कार मत करो। पता नहीं
इतिहास की जो सामूहिक गति है वो इन्हीं के थ्रू चल रही हो। कभी झूठी पड़ जाए तो पता नहीं, सच्चाई टूटे हुए पहियों का सहारा ले कभी हमारी भी समाज को आवश्यकता पड़ जाए। इसलिए मुझे फेंको मत, मेरा तिरस्कार मत करो। तो इस तरह इन्होंने अपनी कविता के माध्यम से, अपनी काव्य के माध्यम से इन्होंने समाज का जो दीनहीन उपेक्षित वर्ग है, जिसको घृणा की दृष्टि से देखा जा रहा है, जिसको शोषण की दृष्टि से देखा जा रहा है, जिसको इस तरह से हे समझा जा रहा है, उसको इन्होंने अपनी कविता में अधिक से अधिक सम्मान दिया है। अगली जो इनकी जो विशेषता थी प्रगतिवादी वो प्रयोगवादी काव्य धारा व नई कविता के कवियों की, वो है मनोविश्लेषणवादी प्रवृत्ति या मनोविश्लेषणात्मक प्रवृत्ति बोल दो। मनोविश्लेषणात्मक प्रवृत्ति। अब देखिए, प्रयोगवादी काव्य धारा के जो कवि थे या नई कविता के जो कवि थे, वो मानव मन के अंदर क्या है, मानव मन के अंदर किस तरह की कुंठाएं हैं, किस तरह की निराशाएं हैं, अगर किस तरह की भावनाएं हैं, उनका अध्ययन करना चाहते थे। ये मनोविश्लेषणवादी मनोवैज्ञानिक कवि थे। इन जो मनोविश्लेषणात्मक जो प्रवृत्ति है ये यूरोपीय साहित्य में चलती थी। यूरोपीय साहित्य से पाश्चात्य साहित्य में आई और पाश्चात्य साहित्य से विशेषकर हमारे हिंदी साहित्य में आई। पाश्चात्य साहित्य में प्रमुख रूप से 3 मनोवैज्ञानिक थे, फ्रायड, युंग और एडलर। फ्रायड जिसने मानव मन के 3 भाग किए, चेतन मन, अचेतन मन, अर्धचेतन मन। उन्हीं का प्रभाव कि हमारे अचेतन मन में क्या विचार चलते रहते हैं, किस तरह की भावनाएं उसमें कुंठित भावनाएं, किस तरह की दमित वासनाएं किस तरह से उसमें एकत्रित होती रहती है, किस तरह वो मानव मन को किस तरह से निर्धारित करती है। तो उन भावनाओं का इन्होंने अध्ययन किया, जिसमें हमारे प्रमुख रूप से 3 मनोवैज्ञानिक जो साहित्यकार हैं, उसमें आपके अज्ञेय है, इलाचंद्र जोशी है और जैनेन्द्र है, जिन्होंने उन पाश्चात्य साहित्यकारों का जो मनोविश्लेषणात्मक जो प्रवृत्ति थी उसको हमारे हिंदी साहित्य में स्थापित किया। और उन्होंने भी मानव मन के अंदर जो विश्लेषण चलता रहता है, समाज की समस्याओं को लेकर, विभिन्न प्रकार की कुंठाओं को लेकर, विभिन्न प्रकार की निराशाओं को लेकर, जो मानव मन के अंदर जो विचार चलते रहते हैं, उनको इन्होंने अपनी प्रयोगवादी काव्य और नई कविता में स्थापित किया है। एक जगह मनोविश्लेषणवादी प्रवृत्ति का वर्णन करते हुए इन साहित्यकारों ने कहा भी है, क्या कहा, छाया छाया तुम कौन, छाया छाया तुम कौन, ओ श्वेत शांत घन अवगुंठन, तुम कौन सी आग की तड़क छुपाए हुए हो। देखिए, मनोविश्लेषण प्रवृत्ति है, मन के अंदर किस तरह की भावनाएं हैं, मन के अंदर किस तरह के विचार है, उसके लिए लिखा इन्होंने कि छाया छाया तुम कौन, ओ श्वेत शांत घन अवगुंठन, तुम कौन सी आग की तड़प छिपाए हुए हो, तुम कौन सी आग की तड़प छुपाए हुए हो। इस तरह वो अज्ञात जो इस तरह के जो विचार, जो वासनाएं हमारे अंदर, मन के अंदर जिनका विश्लेषण होता रहता है, चलता रहता है, उनके लिए इन्होंने संबोधित करते हुए इस तरह की विचारधाराएं लिखी। अगली जो विशेषता है प्रयोगवादी काव्य धारा के कवि और नई कविता के कवियों की, वो है वैचित्र प्रदर्शन। वैचित्र प्रदर्शन देखिए, ये कवि अपनी कविता में विचित्रता लाना चाहते थे। वैचित्र का मतलब है विचित्रता का प्रदर्शन करना चाहते थे, क्योंकि ये पुरानी जो लीक थी, पुरानी जो परंपरा थी, उससे हटकर कविता लिखना चाहते थे। ये नया प्रयोग करना चाहते थे कविता में। तो ये कविता को विचित्रता के साथ, ये कोई भी कथन है, कोई भी जो इनकी उक्ति है, उसको विचित्र ढंग से कहना, विचित्र ढंग से उसको कविता में प्रस्तुत करना, ये इनका प्रमुख कार्य था। तो इनकी कविता में इस तरह का वर्णन करने से या इस तरह की कविता लिखने से इनकी कविता में वैचित्रता या विचित्रता आ गई थी। तो वैचित्र प्रदर्शन भी इनकी कविता की एक प्रमुख विशेषता रही है। आपने देखा होगा, एक कवि ने लिखा है, अगर कहीं मैं तोता होता, अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता, तो क्या होता, क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो क्या होता, तो क्या होता। फिर कह रहा है आगे, तोता होता
तो ता होता 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 होता। देखिए क्या कहा। तो इस तरह इन्होंने अपनी कविता में इस तरह का वर्णन करके, इस तरह की कविता लिख करके और इन्होंने विचित्रता का प्रदर्शन किया है, वैचित्र प्रदर्शन। कवि कह रहा है अगर कहीं मैं तोता होता तो क्या होता, तो क्या होता। देखिए तोता होता तो ता होता 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 होता। तो इस तरह का वर्णन करके और इन्होंने ये बताया है कि हमने अपनी कविता में इस तरह का विचित्र प्रदर्शन भी किया है, विचित्रता का वर्णन किया है, जो पुरानी परंपरा या पुरानी कविताओं में नहीं था। अगली जो प्रयोगवादी काव्य धारा के कवियों की जो अगली जो विशेषता है वो है विद्रोह की भावना। विद्रोह की भावना। अब देखिए प्रयोगवादी व नई कविता के जो कवि हैं उन्होंने नया प्रयोग किया है, नए प्रतीक, नए उपमान खोजे हैं। तो उन्होंने पुरानी जो कविता चल रही थी, पुरानी जो कविता जिसमें पुरानी जो जिस तरह की संवेदनाएं, भावबोध या जिस तरह का शिल्प था उसका इन्होंने विरोध किया। उसका विरोध करके कविता में नयापन लाना चाहते थे। उन्होंने पहले कवियों ने या पूर्ववर्ती कवियों ने जो अपनी कविताओं में जो उपमान दिए हैं, जो प्रतीक दिए हैं, जिन बिंबों का वर्णन किया है, उनका इन्होंने खंडन किया और उनके स्थान पर ये नए प्रतीक, नए उपमान खोज करके और इन्होंने अपनी कविताओं में प्रयोग किए। तो उनका विद्रोह किया, खंडन किया, लिखा एक जगह, लिखा उन्होंने पहले की जो उपमाएं हैं, पहले के जो उपमान हैं, पहले के जो प्रतीक हैं, उनका इन्होंने इस तरह विद्रोह करते हुए, उनका विरोध करते हुए और इन्होंने कहा चांदनी चंदन सदृश क्यों कहें। देखिए चांदनी चंदन सदृश हम क्यों लिखे। पहले के कवि हैं वो चांदनी को चंदन के समान शीतल मानते थे, चंदन के समान सुखकारी मानते थे। लेकिन इन्होंने क्या कहा, इन्होंने कहा कि अब हम चांदनी को चंदन सदृश क्यों लिखे, मुख हमें कमल सरीका क्यों दिखे। पहले के कवि हैं वो मुख की जो उपमा है, मुख की जो तुलना है वो कमल से करते थे। इन्होंने कहा कि मुख हमें कमलों सरीका क्यों दिखे, हम लिखेंगे चांदनी उस रूपेशी है जिसमें चमक है पर खनक गायब है। देखिए क्या कहा है, चांदनी को अब हम चंदन सदृश नहीं कहेंगे, अब हम क्या लिखेंगे, हम कहेंगे चांदनी उस रूपेशी है जिसमें चमक है पर खनक गायब है। फिर मुँह के लिए लिखा उन्होंने कहा मुख को हम अब कमल सरीका क्यों दिखे। क्या कहेगा, हम कहेंगे जोर से मुँह अजायब घर है। इन्होंने लिखा है कि अब हम मुँह को जोर से क्या कहेंगे, अजायब घर कहेंगे, अब हम कमल सरीका नहीं कहेंगे। चांदनी को हम चंदन सदृश नहीं कहेंगे, अब हम चांदनी को कहेंगे उस रूपेशी है जिसमें चमक है पर खनक गायब है। तो इस तरह इन्होंने पुराने जो प्रतीक हैं, पुराने जो उपमान है, पुरानी जो इस तरह की जो तुलनाएं हैं, उनका इन्होंने विरोध किया है, उनका खंडन किया है और उनके स्थान पर अपनी कविता में नए नए उपमान, नए नए प्रतीकों के माध्यम से इस तरह की बातें बताई है। अगली जो विशेषता है प्रयोगवादी काव्य धारा के कवियों की या नई कविता के कवियों की, वो है भोगवाद एवं वासना। भोगवाद एवं वासना। भोगवाद एवं वासना। देखिए प्रयोगवादी काव्य धारा व नई कविता के जो कवि थे वो क्षणवादी थे। जो क्षण उनको मिल रहा है उस क्षण को वो सुख की चरम सीमा तक भोगना चाहते थे, सुख की चरम सीमा तक भोगना चाहते थे। न वो अतीत की बातों का स्मरण करते थे, न वो भविष्य की चिंता करते थे। वो वर्तमान को सुखपूर्वक भोगना चाहते थे। जब वर्तमान को सुखपूर्वक भोगना चाहते थे तो उसी की वजह से इसमें भोगवाद इनकी कविता में, प्रयोगवादी काव्य धारा व नई कविता के कवियों की कविता में भोगवाद एवं वासना की जो प्रवृत्ति है वो भी दिखाई देती है। भोगवाद एवं वासना की प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। इस भोगवाद एवं वासना पर हम चर्चा अब आपसे अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।